ईरान 27 जून 2025। 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 30 से ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर, 900 से ज्यादा टारगेट और टारगेट भी 100% एक्यूरेट। लोकेशन एग्जैक्ट टाइम फिक्स। आखिर इसराइल के पास ये इंफॉर्मेशन आ कहां से रही थी? उन्हें कैसे पता था कि इस्माइल हानिया तेहरान के किस बिल्डिंग में, किस फ्लोर पे, किस कमरे में मौजूद हैं? 27 सितंबर 2024। इसराइल को कैसे पता चला कि हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के सरबराह कौन सी बिल्डिंग कहां पे मौजूद हैं? सारे के सारे 100% टारगेट, 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट हो रही थी। आखिर इसराइल का ऐसा कौन सा जासूस था जो ईरान के अंदर मौजूद था? क्या वो जासूस था या जासूस थी? कैथरीन परशदाम फ्रांस के एक यहूदी घराने में पैदा हुई। इसके दादा और नाना एक कट्टर यहूदी थे जिन्होंने होलोकॉस्ट में हिटलर के खिलाफ जंग लड़ी। जब ये लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल करती है। उसके बाद इसने कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस में मास्टर डिग्री हासिल की। साथ ही यूनिवर्सिटी में एक यमनी शहरी के साथ इसकी शादी होती है 2004 में। इसके बाद ये इस्लाम का मताला करती है और कुछ ही अरसे के बाद मुसलमान हो जाती है। लेकिन इन मियाँ बीवी का रिश्ता ज़्यादा अरसा नहीं चला और 2014 में इसकी तलाक हो जाती है, क्योंकि इस लड़की का मकसद कुछ और था। इसे किसी और मकसद के लिए तैयार किया गया था, इसका कुछ और मिशन था। कुछ ही अरसे के बाद ये सुन्नी से शिया मसलक को अपनाती है और फिर ये रवाना हो जाती है ईरान, जो कि इसका असल मकसद है। ईरान में पहुंचते ही ये एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम करती है। ये अपने कलम का जादू चलाती है और मजहब के साथ अपने लगाव पे बेशुमार कॉलम लिखती है। तेहरान टाइम्स, प्रेस टीवी और सुप्रीम लीडर का जो अखबार था उसमें ये काम करती है। कुछ ही अरसे के बाद ये ईरान की टॉप जर्नलिस्ट में शामिल हो जाती है। 2015 से 17 तक ये शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच जाती है। इसने मजहब से लगाव के इजहार के लिए 2 किताबें लिखी। एक थी राइजिंग ऑफ अरबिया और दूसरी थी फ्रॉम मक्का टू द प्लेन ऑफ करबला। ये किताबें लिखते ही ये शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई, जिसका नतीजा ये निकला कि ये जो ईरान की आला क़यादत थी उसके करीब तर चल गई। खूबसूरत तो ये थी ही। एक ईरानी पार्लियामेंट रुकन लिखते हैं, जिनका हाल ही में बयान आया है कि कैथरीन शदाम ने 120 से ज़ायद आला अफसरान के साथ मुता किया, यानी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। क्योंकि पॉपुलर तो ये हो गई थी, लेकिन इसका मकसद कुछ और था। इसका मकसद था कि ये जान सके कि खुफिया रिसर्च सेंटर ईरान के कहाँ पे हैं। ये जान सके कि क्या ईरान वाकई जोहरी ताकत बनने जा रहा है। ये जान सके कि जोहरी तनसीबात कहाँ पे मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर सुप्रीम लीडर तक पहुंचना। इस सब को हासिल करने के लिए उसने 120 से ज्यादा लोगों के साथ मुता किया। और खुद सोचिए जरा, ये खूबसूरत तो थी ही, तो कौन सा शोहर है जो अपनी बीवी से राज छुपाएगा? और ऐसी बीवी जिसका मकसद ये राज जानना हो, जो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए आई हो। 2020 में इसे कासिम सुलेमानी की बेटी के साथ तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये बहुत सी जो टॉप लीडरशिप थी उनके करीब थी, उनसे इसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, मुता किया। और नाजरीन, असल बात यहाँ पे और है, ये जिस लीडर के साथ या जिस भी आला ऑफिसर के साथ मुता करती, उसे जो भी इसे राज मिलते वो जा रहे थे मसाद के सिस्टम में। ये जैसे इनसे इंफॉर्मेशन ले रही थी वो सारे का सारा इसराइल के सिस्टम में सेव हो रहा था। आखिर 2017 में वो वक्त आ गया जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने इसे मुलाकात के लिए बुलाया। ये अपने आप को एक प्रो शिया साबित करने में कामयाब हो गए और वो वक्त आ गया जहां से इसे ईरान के सबसे बड़े राज मिल सकते थे। वो कहती है कि मैं जब जाती हूँ आयतुल्लाह खमेनी की बैठक में, वहाँ पे मुझे बिठाया जाता है, मुझे अखरोट और मीठी चाय पेश की जाती है। आयतुल्लाह खमेनी आते हैं, मुझसे बात करते हैं और
اور وہ کہتی ہے کہ آیت اللہ خمینی نے اسے اس جنگ عظیم کے بارے میں بتایا جو مستقبل میں لڑی جانی ہے، اور وہ کس طرح مسجد اقصی کو یہودیوں سے آزاد کروائیں گے۔ آیت اللہ خمینی کے بعد اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ انٹرویو، اخبارات، خبروں، مذہبی حلقوں، جہاں دیکھو اس کی بات ہو رہی تھی، اور یہ سارا کا سارے انفارمیشن جا رہی تھی سیدھی کے سیدھی اسرائیل۔ 2022 مشن کمپلیٹ ہوا، یہ فرانس کے لیے روانہ ہو گئی۔ فروری 2022 میں اس نے ایک آرٹیکل لکھا دا ٹائمز آف اسرائیل میں۔ یہ لکھتی ہے، میں نے ایران کو اندر سے دیکھا ہے اور اب میں واپس آ چکی ہوں۔ میں نے اسلام صرف انفلٹریشن کے لیے قبول کیا اور ولایت صرف رسائی کے لیے۔ یہ آرٹیکل، یہ اس کا انٹرویو چھپنا ہی تھا کہ ایران میں مانو زلزلہ آ گیا۔ بٹ اٹس ٹو لیٹ، کیونکہ سارے راز، پورے ایران کی خفیہ معلومات اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسی مسعود کے سسٹم میں سیو ہو چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا گیا۔ 31 جولائی 2024 تہران کی ایک عمارت پہ حملہ، 8 سیکنڈ میں اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ 27 ستمبر 2024 بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ مارے جاتے ہیں، اور بعد میں آپ کو پتا ہے 27 جون 2025 30 سے زائد سیکیورٹی آفیشلز، 11 نیوکلیئر سائنٹسٹ اور 900 سے زائد ٹارگیٹس، اور سارے کا سارا پری پلان۔ لوکیشن بھی بالکل ایکوریٹ تھی، ٹائم بھی بالکل فکس تھا، اور ٹارگیٹ بھی 100% ایکوریٹ تھا۔ لیکن وہ تو فروری 2022 میں ایران چھوڑ چکی تھی، پھر یہ انفارمیشن اسرائیل کے پاس آ کہاں سے رہی تھی؟ وہ تو چلی گئی تھی، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسا سسٹم، ایک جاسوسوں کا ایسا نظام چھوڑ کے گئی تھی جو کہ اسرائیل کو ساری انفارمیشن دے رہا تھا۔ آلدو کہ ایران نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسرائیل جو تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن آج بھی ایران کے جتنے بھی خفیہ راز ہیں وہ مسعود کے انٹیلیجنس کے پاس موجود ہیں۔ بعد میں یہ لکھتی ہیں کہ وہ مسعود کی جاسوس نہیں، وہ تو ایک انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہیں، اور اس نے صرف اسلام قبول کیا تاکہ وہ جان سکے کہ ایران کے اندر ہو کیا رہے۔ ابھی اگر ہم بات کریں تو کرنٹلی وہ ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسرائیل آرگنائزیشن کی، وہ بلیو ان اسرائیل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنے ایجنٹ ایران میں چھوڑ کے چلی گئی ہیں؟ کیا ایران ان کا صفایا کر چکا ہے یا ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے؟